दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज जो आप सभी के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं मैं, वो है आपका इमरजेंस ऑफ सक्सेसर स्टेट्स। तो दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें इमरजेंस ऑफ सक्सेसर स्टेट की, तो इसकी तो हम बात करेंगे ही, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, अभी तक मैं आपको कितने क्वेश्चन दे चुका हूँ। मैं आपको क्वेश्चन दे चुका हूँ 148 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ, और इसकी मैं हर एक की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन की मैं वीडियो डाल चुका हूँ। आज ये जो वीडियो हमने डाली है वो हम डाल रहे हैं, वो हम सेकंड क्वेश्चन की वीडियो डाल रहे हैं। और चैप्टर नंबर 1 है हमारा, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस वाले चैप्टर की जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि इमरजेंस ऑफ सक्सेसर स्टेट्स के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो इमरजेंस ऑफ सक्सेसर स्टेट्स के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप चाहते हो कि इसकी पीडीएफ मिल जाए, ये जो पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जो भी मैंने एक आंसर्स बनाए हैं, इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा एक काम। वो काम क्या है? वो काम ये है कि आपको जाना पड़ेगा कहां पर? टेलीग्राम पर। आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा, और टेलीग्राम पर आप जब जाओगे तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है फ्यूचर टू यू अकेडमी। ठीक है, आपको सर्च करना है फ्यूचर टू यू अकेडमी, और वहां पर सेम जो फोटो यहाँ चैनल पे लगा हुआ है वही फोटो आपको वहां भी मिलेगा। और वहां जब आपको मिलेगा तो उसको आपको करना है ज्वाइन। आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर मैं आपको ये चैप्टर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको ये इस चैप्टर की पूरे की पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड करूंगा। देन उसके बाद अगर आपको उसमें वहां पर एक और चीज आपको मिल जाएगी। अगर जब आप उसमें ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको देखिए 2-3 फायदे हो जाएंगे। आपको हर चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस आपको क्या होगा कि रोज आपको द हिंदू का न्यूज़पेपर मिलेगा आपको। ठीक है, द हिंदू का न्यूज़पेपर प्लस, और इस न्यूज़पेपर में आपको जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स वोकैब हो सकती है वो वोकैब भी मैं वहां पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आपको कई फायदे हैं वहां पर, और हो सकता है कि कुछ इनमें हम जो देख रहे हैं बच्चे, इनमें से कुछ लोग यूपीएससी वगैरह की या फिर कोई भी तैयारी वगैरह भी कर रहे हो, तो उनके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत ही फायदेमंद होता है। तो उसका वो न्यूज़पेपर भी उनको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। रोज के रोज मैं न्यूज़पेपर अपलोड करता हूं, वहां पर वो कैब अपलोड करता हूं, और इस चैप्टर्स की पीडीएफ, ये जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूं इनकी पीडीएफ भी मैं डालता चला जाऊंगा। चलिए, तो दोस्तों बहुत अब अपना एडवर्टीजमेंट कर लिया, अब चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा इमरजेंस ऑफ, क्वेश्चन है नंबर 2, और क्वेश्चन जो है हमारा वो है इमरजेंस ऑफ सक्सेसर स्टेट। तो देखिए, इमरजेंस ऑफ सक्सेसर स्टेट्स का मतलब ये है कि सक्सेसर स्टेट्स जो थी कि वो किस तरीके से निकल के आई, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, 3 मेनली अगर हम देखें तो 3 सक्सेसर स्टेट थी। उन 3 का जो नाम है वो है, एक हैदराबाद, एक बंगाल है, एक अवध है। हैदराबाद, बंगाल और अवध, ये 3 सक्सेसर स्टेट थी जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जो कि मुगल एम्पायर के टाइम पर ये उभर के आई थी। That were founded by the Mughal provincial governors who never formally served their link with the center but virtually exercised autonomy in the execution power at the local levels। देखिए जो मुगल कोर्ट में जो आपके गवर्नर वगैरह थे, उन्हीं लोगों ने ये क्या किया था कि ये सक्सेसर स्टेट्स को बनाया था। अगर हम बात कर लेते थोड़ा और आगे इसमें ज्यादा चलते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि द ब्रेक अवे फ्रॉम द दिल्ली occurred in states of the revolt of intervals followed by the social groups and final regions। देखिए, अब दिल्ली में क्या हुआ कि स्टेजेस रिवॉल्ट होने लग गए इंटरवल्स पे, धीरे धीरे सोशल ग्रुप्स में और फाइनली रीजन। पहले तो सोशल ग्रुप्स के बीच में रिवॉल्ट होना हो गए, देन उसके बाद अब हम बाद में देखते हैं तो कोई रीजन्स के बीच में भी, मतलब जगह जगह पर रिवॉल्ट होना शुरू हो गए। अब जमींदारी रिवॉल्ट्स की बात कर ले। जमींदारी रिवॉल्ट इज प्रोविंस इन द प्रोविंसेस अगेंस्ट इंपीरियल डिमांड ट्रिगर्ड ऑफ बाय द breakaway governor not get support from the center and tried to secure support of the local elites। देखिए, जमींदारी रिवॉल्ट्स जब होने लगे इंपीरियल डिमांड्स के, तो क्या हुआ कि जो गवर्नर्स थे, गवर्नर ने क्या किया कि सेंटर से सपोर्ट ना लेकर के उन्होंने क्या किया कि वहां के जो लोकल एलाइट्स थे उनसे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। देन उसके बाद क्या हुआ, हाउएवर लिंक्स विद द सेंटर वर मेंटेन एंड द मुगल ट्रेडिशंस कंटिन्यूड। क्या हुआ कि देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुगल्स के जो एम्पायर था, मुगल एम्पायर था, उससे बिल्कुल ही अपना नाता ही तोड़ लिया। नाता नहीं तोड़ा, उन्होंने अपना जो ट्रेडिशन, मुगल ट्रेडिशन से जो लिंक्स थे वो उनको मेंटेन करके रखा,
और अवध और हैदराबाद, उसके बाद क्या, अवध एंड हैदराबाद केम टू द हेल्प ऑफ मुगल्स व्हेन नादिर शाह इन्वेडेड दिल्ली। और देखिए क्या, जब मैंने क्या यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में हमने लिखा हुआ कि उन्होंने क्या किया, अपने लिंक जो थे वो मेंटेन करके रखे। अगर ऐसा ना हुआ होता तो अवध और हैदराबाद कभी भी नादिर शाह ने जब अटैक किया था जब मुगल्स पर, तब वो उनकी मदद में ना आए होते। ठीक, तो अवध और हैदराबाद दोनों, हैदराबाद जो है वो क्या, मुगल की मदद के लिए जब नादिर शाह ने इन्वेड किया था दिल्ली पर, तब ये दोनों के दोनों जो राज्य थे, ये जो स्टेट्स थी, वो क्या हुआ था कि वो उनकी सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए आए थे। सफदरजंग नवाब ऑफ अवध ऑन हिज एसेशन पेड ₹3 करोड़ टू द नादिर शाह। सफदरजंग जो था, उन्होंने अपने एसेशन पर क्या हुआ कि नादिर शाह को कितने करोड़ रुपए दिए थे, 3 करोड़ रुपए उन्होंने नादिर शाह को दिए थे। A stable polity developed in Awadh on the basis of economic prosperity while the state set up in Punjab collapsed। एक स्टेबल पॉलिटिक्स, ये क्या हुआ कि यहाँ पर एक स्टेबल पॉलिटिक्स की बात करें तो वो एक डेवलप होने लग गई थी। यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो हम लेकिन वहीं अगर हम देखें तो पंजाब की जो स्टेट थी वो कोलैप्स हो गई थी। स्टेट सेटअप इन पंजाब कोलैप्स्ड, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो थी पंजाब की जो स्टेट थी वो क्या हुआ, कोलैप्स हो गई थी। अब हैदराबाद की जरा बात कर लेते हैं। देखिए मैंने हैदराबाद, अवध और किसकी बात करी है, हैदराबाद, अवध और बंगाल की बात की हुई है। तो अब हम हैदराबाद की जरा बात कर लेते हैं। देखिए द डेथ ऑफ निजाम उल मुल्क, यहाँ पर निजाम उल मुल्क कौन है? अब निजाम उल मुल्क वही इंसान है जिसने हैदराबाद को स्टैब्लिश किया, हैदराबाद को सक्सेसर स्टेट बनाया। ओके, देन निजाम उल मुल्क की अगर हम बात कर लें तो वो 1748 में क्या हुआ, वो उनकी मृत्यु हो गई। क्लोजिंग ऑफ द ग्लोरियस फर्स्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद की जो ग्लोरियस फर्स्ट हिस्ट्री है, फर्स्ट चैप्टर है ग्लोरियस हिस्ट्री का, वो क्या होता है कि निजाम उल मुल्क की मृत्यु के साथ में वो खत्म हो जाता है। इट हैज स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ स्टेट्स इन द 1724 बाय द निजाम उल मुल्क, अ प्रोमिनेंट नोबल एट द टाइम ऑफ सैयद कंट्रोल द कोर्ट एट दिल्ली। अब ये स्टार्ट कब हुआ था? देखिए इसकी नींव कब रखी जा चुकी थी। देखिए निजाम उल मुल्क जो थे, निजाम उल मुल्क मुगल्स के कोर्ट में क्या थे कि एक प्रोमिनेंट नोबल थे। तो उस टाइम पर लेकिन क्या था कि जो कोर्ट था वो किनके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था? उस टाइम पे सैयद ब्रदर्स के द्वारा क्या करता, कोर्ट जो था वो कंट्रोल किया जा रहा था दोस्तों। देन देखिए उसके बाद अगर हम बात करें तो ही असिस्टेड मोहम्मद शाह इन डिपोजिंग द सैयद्स एंड इन रिटर्न वाज गिवन द ऑफिस ऑफ सूबेदार ऑफ द डेक्कन। ऐसी बात नहीं है कि सैयद ब्रदर्स कुछ गलत कर रहे थे। सैयद ब्रदर्स उस टाइम जो गिरता हुआ जो मुगल एम्पायर था उसको उभरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि नादिर शाह, ये निजाम उल मुल्क ने क्या किया कि वहां पर उस टाइम के जो एम्परर जो बैठे हुए थे उनका क्या हुआ, कान भरना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया कि किसी न किसी तरीके से सैयद ब्रदर्स को वहां से ऑफिस से हटवा दिया और ऑफिस ऑफ सूबेदार ऑफ डेक्कन, ठीक है, रिटर्न वाज गिवन टू एंड इन रिटर्न वाज गिवन द ऑफिस ऑफ सूबेदार ऑफ डेक्कन। और इसके रिटर्न में उन्हें क्या हुआ, सैयद्स को तो निकलवा दिया और इसके रिटर्न में क्या हुआ कि निजाम उल मुल्क को क्या हुआ कि डेक्कन की जो सूबेदारी थी वो निजाम उल मुल्क को दे दी। He recognized the administration and the streamlined the revenue system। उन्होंने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू सिस्टम को क्या हुआ कि स्ट्रीमलाइन, बहुत अच्छे तरीके से कुछ इसमें हिसाब किताब लगवाया। देन आफ्टर अ ब्रीफ टेन्योर एज अ वजीर एट दिल्ली फ्रॉम 1722 to 1724 he returned to Deccan to set up a state which was intended in practice through though he continued to declare allegiance to the Mughal emperor। देखिए अब सन 1722 से लेके जब उन्होंने सन 1722 से 1724 में एज अ वजीर अपना दिल्ली में उन्होंने अपनी नौकरी दी, अपनी सेवा दी। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको डेक्कन मिल गया तो डेक्कन में जाकर के उन्होंने, हालांकि उन्होंने एक स्टेट को सेटअप किया, इंडिपेंडेंट स्टेट विच वाज इंडिपेंडेंट इन प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस के रूप में देखें तो वो इंडिपेंडेंट थी। लेकिन वहीं अगर हम इसको देखें, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मुगल्स के साथ में अपनी अलायंस जो थी उसको बरकरार रखा।
वहीं द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल एलाइट गेव स्टेबिलिटी टू दिस इंडिपेंडेंट एज अ कैरन लियोनार्ड हैज शोन इन हर स्टडी। कैरन लियोनार्ड है अपने कैरन लियोनार्ड जो हैं इन्होंने अपनी स्टडीज में बताया है कि वहीं लेकिन इन्होंने रीजनल एलाइट्स के साथ में अपनी क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ रीजनल एलाइट गेव स्टेबिलिटी टू दिस इंडिपेंडेंस। अब उस समय पर दक्कन के जो एलाइट्स थे उन्होंने इस राज्य को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, ठीक है। वहीं देखें अगर हम हैज शोन इन हर स्टडी ऑफ द हैदराबाद पॉलिटिकल सिस्टम, रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम। इन्होंने क्या किया कि रेवेन्यू सिस्टम को रिफॉर्म किया। सबिंग ऑफ जमींदार्स एंड टॉलरेंस टुवर्ड द हिंदूज। इन्होंने क्या किया कि जमींदार्स को थोड़ी जमींदार्स को सबड्यू किया। यहाँ पर सबड्यू होना था, सबड्यू द जमींदार्स एंड टॉलरेंस टुवर्ड द हिंदूज। और हिंदूज के टुवर्ड अगर हम देखें तो थोड़ा सा टॉलरेंस का बिहेवियर इन्होंने अपनाया और इसी को एक वाइस पॉलिसीज के बारे में कहते हैं या फिर वाइस पॉलिसीज उन्होंने अच्छी तरीके से बनाई। But his death in 1748 exposed Hyderabad to the machineration of Marathas and later the foreign companies। लेकिन उनकी जब 1748 में डेथ हुई, निजाम उल मुल्क की 1748 में जब डेथ हुई तो अब क्या हुआ, मराठास ने क्या किया, मराठास अपना दबदबा यहाँ पर बनाने की कोशिश करने लग गए। Then the Marathas invaded the state at will and imposed chauth upon the helpless inhabitants। अब मराठास क्या हुआ कि मराठास ने इस स्टेट में इन्वेड किया और क्या किया कि उन्होंने यहां पर चौथ नाम का जो कर था, कर जिसे बोलते हैं हम टैक्स, चौथ नाम का जो टैक्स था वो यहां पर जो हेल्पलेस इनहेबिटेंट्स यहां पर थे उनके ऊपर लगा दिया। अब ये चौथ देखिए आपको जब आप दक्कन की और ये मराठास के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको दो चीजें जरूर सुनने में आएंगी। एक आपको सरदेशमुखी सुनाई देगा, सरदेशमुखी बहुत आपको बार बार मिलेगा और आपको एक मिलेगा चौथ। इस सरदेशमुखी और चौथ ये दो ऐसे ये सिर्फ ये कुछ नहीं, ये सिर्फ टैक्स हैं जो कि ये उन लोगों पर लगाते थे, उन लोगों पर नहीं, उन रीजन्स में लगाते थे जिन रीजन्स को ये जो मराठास थे वो अपने कब्जे में कर लिया करते थे। तो वहां से वो सरदेशमुखी और चौथ जैसे कर जो थे वो लिया करते थे। देन फ्रेंच अगर निजाम उल मुल्क सन्स नासिर जंग एंड ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग एंटर्ड अ ब्लडी वार ऑफ सक्सेशन। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब जैसे ही निजाम उल मुल्क मरे तो उनके बाद उनका बेटा निजाम उल मुल्क का बेटा नासिर जंग और उनका ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग, उनका जो ग्रैंडसन था मुजफ्फर जंग, इन दोनों में होने लग गई अब किससे, गद्दी के लिए लड़ाई, ब्लडी वॉर ऑफ सक्सेशन जिसे हम बोलते हैं। गद्दी के लिए उनकी जो गद्दी थी उस गद्दी के लिए क्या होने लग गई, लड़ाई होना शुरू हो गई। देन इस चीज का फायदा उठाया किसने, फ्रेंच उस टाइम पे फ्रांसीसी आ रखे थे, उनमें का एक गवर्नर था, उनका ही एक डुप्लेक्स नाम का गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर था, तो उसने इस चीज का बहुत ही फायदा उठाया और इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में उसने यहां से ये जो डुप्लेक्स ने यहां पर जो इंटरनल पॉलिटिक्स में अपना योगदान दिया, इसी से क्या हुआ कि यहीं से क्या होता है कि पूरा पिक्चर चेंज हो जाता है। तो फिर जैसे ही इन्होंने दिया फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो अंग्रेजों ने भी फिर उसके बाद में अलग अलग जगह पर अपना इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। तो यही सब कुछ होता है। इसके बाद में अंग्रेजों का आना, ये सब चीजें, ये बात की चीजें हैं, अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम फ्रेंच का जो डुप्लेक्स नाम का एक गवर्नर था, उसने यहाँ पर क्या हुआ कि उसने एक क्या अपॉर्चुनिटी को बहुत ही अच्छे से उसने इसको इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी तो इसको बहुत ही अच्छे से उसने क्या किया कि अब इसको उसने सोचा कि अब इसका कुछ ना कुछ फायदा उठाया जाए, तो उसने इसका फायदा भी उठाया और उसने किसी एक का साथ दिया इनमें से। उसके बाद उसको क्या हुआ कि एंड अगेंस्ट द अदर एंड सपोर्टेड मुजफ्फर जंग, और उसने क्या किया कि डुप्लेक्स ने क्या किया कि मुजफ्फर जंग को, ग्रैंडसन था मुजफ्फर जंग, तो मुजफ्फर जंग को क्या किया, उसने सपोर्ट किया डुप्लेक्स ने। तो उसके बदले में उसको, अब डुप्लेक्स को क्या क्या चीजें मिली, डुप्लेक्स को उसके बदले में बहुत सारी काफी जमीन मिली थी और पैसा भी मिला था और टेरिटोरियल रिवार्ड भी उसको मिला था। तो ये तो था दोस्तों किसके बारे में, हैदराबाद के बारे में। अब हम जरा बात कर लेते हैं बंगाल के बारे में। अब बंगाल की बात करें तो बंगाल का इंडिपेंडेंस इन
इंडिपेंडेंस इन प्रैक्टिस एंड अलायंस इन नेम टू पावर एट दिल्ली मार्क द रूल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल। देखिए अब यहां पर भी क्या हुआ कि जब भी देखिए आप कभी भी देखना कि सक्सेसर स्टेट तभी बनती है जब प्रैक्टिस में मतलब प्रैक्टिस में इंडिपेंडेंस होगी, लेकिन नाम के लिए प्रैक्टिस तो वो इंडिपेंडेंटली करेंगे, लेकिन नाम के लिए अगर हम देखें तो नाम के लिए वो कर रहे होंगे क्या, नाम के लिए वो सेंट्रल से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, देन पावर ऑफ द दिल्ली मेन पावर उन्हीं के हाथ में होती है, लेकिन वो नाम के लिए क्या होता है उनके साथ में अपना रिश्ता बनाए रखते हैं सेंटर से, मुगल से। देन दोस्तों अगर हम बात करें, मुर्शीद कुली खान बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1717 अंडर द मुगल एजीज बट हिज लिंक विद द दिल्ली वाज लिमिटेड टू सेंडिंग ट्रिब्यूट। देखिए मुर्शीद कुली खान जो थे, मुर्शीद कुली खान की अगर हम बात कर लेते हैं तो मुर्शीद कुली खान जो थे वो पहले गवर्नर थे। 1717 में उन्होंने इसके बंगाल के नवाब बने। तो 1717 एंड एजीज लेंगे फिर, और क्या हुआ, सिर्फ उन्होंने क्या किया कि देखो उन्होंने सिर्फ नाता रखा, किससे, उन्होंने सिर्फ मुगल एम्परर से नाता रखा, और मतलब सिर्फ इसलिए नाता रखा हुआ था कि वो सिर्फ वहां पर ट्रिब्यूट भेजते थे। कहने का ट्रिब्यूट का मतलब वहां पर उस टाइम पे जो भी मुगल्स को ट्रिब्यूट जाता हो पैसे के लिए, दौलत के, धन का, दौलत का जो भी जाता हो, तो वो उसके लिए ही सिर्फ उन्होंने वहां पर उनसे रिश्ता रखा हुआ था। बाकी वो सारी की सारी प्रैक्टिस अपनी इंडिपेंडेंटली कर रहे थे, सारी की सारी। ठीक है, then Suzauddin became the नवाब in 1727 and ruled till 1739। फिर उसके बाद सुजाउद्दीन, अब मुर्शीद कुली खान के बाद में सुजाउद्दीन आए। सुजाउद्दीन ने क्या किया, 1727 में वो आए और 1739 तक उन्होंने चलाया। अलीवर्दी एज्यूम्ड, देन उसके बाद अलीवर्दी ने क्या हुआ कि अलीवर्दी खान ने अपना चार्ज एज्यूम किया। देन 1756 में सिराजुद्दौला आए। कौन आए, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल ऑन द डेथ ऑफ ग्रैंडफादर अलीवर्दी खान। ठीक है, अब अलीवर्दी खान, सबसे पहले मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान के बाद में सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन के बाद अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान के बाद में आ गए कौन, सिराजुद्दौला। अब ये हैं सिराजुद्दौला। 1756 में जब हम देखें तो सिराजुद्दौला बनते हैं नवाब, बंगाल के नवाब बनते हैं। उनके ग्रैंडफादर थे जो कि अलीवर्दी खान, उनकी मृत्यु के बाद में, ठीक है, then Bengal ruler did not discriminate on religion grounds in making public appointments and Hindu reached higher post in the civil services and obtained lucrative जमींदारीज। देखिए बंगाल के रूलर कुछ इस ऐसे थे कि वो मतलब कोई भी भेदभाव नहीं करते थे, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते थे। तो कहने का मतलब कि हिंदूज और मुसलमान मतलब ऐसा जो चलता रहता है वो ऐसा उनके इसमें नहीं था, और उनकी पॉलिसीज में भी ऐसा कुछ दिखता नहीं था। क्यों, क्योंकि इसका हमें ऐसे पता लगता है क्योंकि उस टाइम पर जो हिंदूज थे वो हिंदूज भी बड़े ऊंची ऊंची पोस्ट तक जाते थे और बहुत ही बड़ी बड़ी ल्यूक्रेटिव जमींदारी भी उनको मिलती थी। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है लाभदायक, लाभप्रद जो आपकी जमींदारी थी वो भी हिंदूज को मिलती थी उस टाइम पर, बंगाल की अगर हम बात कर लेते हैं। देन दोस्तों उसके बाद अगर हम बात चलें तो द नवाब वर फायसली मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द फॉरेन कंपनीज ट्रेडिंग इन द रेल्म। और नवाब ने क्या किया कि इंडिपेंडेंट और स्ट्रिक्ट कंट्रोल फॉरेन कंपनीज के साथ में दिखाया कि अब फॉरेन कंपनीज जो थी वो क्या चाहती थी, वो कहती थी भाई देखो हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको टैक्स फ्री करिए। तो टैक्स फ्री होना चाहते थे वो, लेकिन क्या था बंगाल के नवाब जो थे बंगाल के नवाब बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते थे, कोई भी कंपनी बाहर की जो भी फॉरेन कंपनीज है उनके लिए स्ट्रिक्ट दिया करते थे। लेकिन सेंट्रल इतना कमजोर पड़ गया था कि वो जब भी जरा सी बातों पे मतलब थोड़ा सा किसी ने मतलब पैसे लुटा दिए या फिर वाहवाही कर दी वहां जाकर के किसी भी कंपनी इंग्लिश ने या फिर फ्रेंच ने, तो वो दान में मतलब चलिए आप कोई बात नहीं, आप टैक्स मत देना, ऐसे करके मतलब कुछ भी फरमान वगैरह दस्तक वगैरह दे दिया करते थे। ठीक है, तो उसी टाइम पर ऐसा क्या हुआ कि उस टाइम पर फारूक सियार ने क्या हुआ कि फारूक सियार जो सेंट्रल में बैठे हुए थे, फारूक सियार ने एक दस्तक पास कर दिया कि चलिए आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं
किसके लिए, अंग्रेजों के लिए फ्री ट्रेड का बोल दिया कि चलिए आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो इस बात पर अब क्या हो गया कि बंगाल में जाकर लड़ाई होने लग गई। क्यों? बंगाल में जाकर भी अब वो क्या कहते थे कि हम तो फ्री ट्रेड करेंगे, और फ्री ट्रेड के दम पे वो क्या करते थे, इल प्रैक्टिसेस भी करते थे, मतलब करप्शन बहुत ज्यादा हो गया था। तो इस वजह से वहां पर क्या है कि बंगाल के जो नवाब थे वो इस चीज को अपोज कर रहे थे और वो बंद करना चाहते थे कि भाई ऐसा ये दस्तक पास नहीं होना चाहिए, और वो उन दस्तक को भी मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, तो यही बात थी कि उनके अंग्रेजों के और बंगाल के अंग्रेज के और नवाब के बीच में लड़ाई होने लग गई थी। Fortification was rightly not allowed in the French and English factories at the Chandet Nagar and the Calcutta, nor did the Nawab concede to their special privilege। अब देखिए, अब ये लोग क्या चाहते थे, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों चाहते थे कि हमको फोर्टिफिकेशन की अनुमति मिले। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलाबंदी। ठीक है, किलाबंदी, वो अपना उन्होंने किला बनाया, किले के चारों तरफ वो दीवारें लगाएंगे, तो ऐसी फोर्टिफिकेशन इसी को बोलते हैं। फोर्टिफिकेशन वो करना चाहते थे। और वो क्या चाहते थे कि उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी प्रोवाइड हों, जो कि नवाब देना नहीं चाहते थे। लेकिन जो सेंट्रल इतना कमजोर था कि वो कुछ भी सोचते समझते नहीं थे, बस जो आया, मतलब अपने भोले शंकर की तरह जो भी आया, जिसने अपने थोड़ा सा प्रसन्न किया उन्हें, बस दे दिए वरदान। ऐसा कुछ सिस्टम उनका चलता था उस टाइम पे। तो देन उसके बाद अगर हम बात करें तो सॉवरेनिटी ऑफ द रूल वाज अपहेल्ड इवन इन द फेस ऑफ थ्रेट्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सोवरेनिटी क्या थी, वो अपहेल होने लग गई। कंपनी अब क्या है कि फोर्स का प्रयोग करने लग गई। ब्रिटिश, बिकॉज ऑफ देयर वीक एंड मेग्रे आर्मी एंड द अंडर एस्टिमेशन ऑफ द डेंजर पोस्ट बाय द कंपनी। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स में और मुगल आर्मी में ये नवाब की आर्मी में ये फर्क पड़ गया था कि ब्रिटिशर्स की जो वेस्टर्न आर्मी थी वो वेल ट्रेन्ड, वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी थी। वहीं अब हमारे यहाँ की देखो तो वो ना तो इतने ज्यादा कुछ ट्रेन्ड थे, ना ही कुछ ज्यादा इतने आर्म्स यूज करते थे, ना इनको शस्त्रों का इतना ज्यादा कुछ था, ना बंदूकें वगैरह कुछ भी नहीं थी। मतलब ऐसा कुछ सिस्टम था, आर्टिलरी वगैरह थी नहीं। तो ये सोचिए कि तोप चलाना तो टीपू सुल्तान ने शुरू किया था हमारे यहाँ पे, उससे पहले कोई तोप भी नहीं चलाता था। और मेनली एक कारण ये भी था कि यहाँ के जो भारत के जो रूलर्स थे, उन रूलर्स ने कभी भी नेवी पर ध्यान नहीं दिया। तो इसका भी एक कारण ये था होता है कि अंग्रेजों का आना, मतलब बाहर की जो कंपनियां थी उनका आना और उनका बहुत आसानी से हम पे कब्जा करना भी ये इसलिए आसान हो गया था। तो अब नवाब की जो आर्मी थी वो पड़ गई कमजोर। अब उसकी नवाब की आर्मी जब कमजोर पड़ गई और उनसे लड़ाई हुई तो भैया बहुत गड़बड़ हो गई। ठीक, द ब्रिटिश कंपनी विक्ट्री एट प्लासी होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलत लिखा हुआ, ये टाइप गलत किया हुआ है कि बैटल ऑफ प्लासी होगा। यहाँ पे प्लासी की जो, यहाँ पर अगर हम देखें ये गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर होगा आपका प्लासी। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ कि नवाब जो बैटल ऑफ प्लासी जब जीता 1757 में, तो उससे क्या हुआ, नया फेज स्टार्ट हो गया ब्रिटिश रिलेशन विद इंडिया में। इसके एक नया फेज स्टार्ट हो गया। देन अगर हम बात कर लेते हैं अवध की, देखिए दोस्तों, अवध की अगर हम बात कर लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा जरा। देखिए, अगर हम अवध की बात कर लेते हैं तो देखिए, हाँ जी, अवध की बात करते तो सादत खान बुरहान उल मुल्क ग्रेजुअली सिक्योर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ अवध आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट एज गवर्नर इन 1722। सादत खान और जो सादत खान बुरहान उल मुल्क जो था, वो उन्होंने अवध की इंडिपेंडेंस के बाद में वहां पर वो भी अपने 1722 में उन्होंने भी अपना यहाँ पे सिस्टम जमा लिया। Then the main problem in Awadh was posed by the zamindars, who not only refused to pay land revenues but behaved like autonomous chiefs with the forts and the armies। चलिए, यहां पर अब मेन प्रॉब्लम क्या थी? यहां मेन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ के जमींदार टैक्स तो देना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, पे लैंड रेवेन्यू तो देना ही नहीं चाहते थे, और उल्टा अपने खुद ही एक ऑटोनॉमस चीफ की तरह बिहेव करते थे। उनके पास उनके खुद के फोर्स और आर्मीज भी उन्होंने बना रखी थी। तो इस बात को लेकर ये, तो यहां पर ये मेन प्रॉब्लम थी। सादत खान ने क्या किया,
सादत खान ने यहाँ के जो जमींदार थे उनको किसी ना किसी तरीके से वश में किया और यहाँ पर नई लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज लेके आए। लैंड फॉर्म ऑफ जमींदार, न्यू लैंड रेवेन्यू फॉर्म जो पॉलिसीज थी वो यहाँ पे पॉलिसीज लेके आए। देन द जागीरदारी सिस्टम वाज रिफॉर्म्ड एंड जागीरदारी ग्रांटेड टू द लोकल जेंट्रीज। अब देखिए यहाँ पर जो जागीरदारी सिस्टम था उस सिस्टम को यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि वो रिफॉर्म किया और उसे रिफॉर्म करने के बाद में यहाँ पर क्या था कि वो जागीरदारी जो थी वो लोकल जेंट्रीज को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया एंड वर आल्सो गिवन टू पोजीशन एंड वर आल्सो गिवन पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द आर्मी। और जो वो लोकल जेंट्रीज थे उनको आर्मी में और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही अच्छी पोस्ट भी देना शुरू कर दिया। ये इन्होंने यहां पर किसने किया? ये हमारे सादत खान जी ने किया। देन उसके बाद अगर हम रीजनल रूलिंग की बात करें, रीजनल रूलिंग ग्रुप इमर्ज्ड कंसिस्टिंग ऑफ शेखजादास, अफगान सेक्शन ऑफ हिंदूज। उस टाइम पर यहाँ पर इनके एरिया में क्या हुआ कि रीजनल जो आपके ग्रुप्स थे वो उभर के आने लग गए, जैसे शेखजाद थे और अफगान्स थे, हिंदूज थे। तो ये रीजनल ग्रुप्स उभर के वापस यहाँ पे आने लग गए। तो दोस्तों यही था हमारा सक्सेसर स्टेट का जो भी आपका कंटेंट था। दोस्तों आपको जैसा भी लगा हो आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेरे साथ जरा सा मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। वो आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? आपको सिर्फ सिंपल क्या करना है कि आपको करना है ये सब्सक्राइब, अगर आपने नहीं किया हुआ है, वीडियो को करना है लाइक, और अगर आपका और भी कोई दोस्त है तो आप उसको कर सकते हैं ये वीडियो शेयर। और आप जैसा जैसा शेयर करेंगे वैसे वैसे चैनल बढ़ेगा, और चैनल बढ़ेगा तो आपको कंटेंट और भी अच्छे तरीके से मिलता रहेगा। आपको पता है क्वालिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं जैसे जैसे ये चैनल बढ़ता है। तो दोस्तों देखिए अब यहीं पर है। तो दोस्तों आपने जैसा भी आपको लगा हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कुछ गलतियां हो वो भी आप मुझे बताएं। और मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। आपको मैंने जैसा बोला कि सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।